तो एक्सरसाइज 3 डिस्कस करना था, तो इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है एक्सरसाइज 3 में? एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 9। 9 से पहले किसी का कोई सवाल? नाइन से पहले 1 से लेके 8 तक कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा था किसी ने आज, है ना? ग्रुप पे शेयर हुआ था क्वेश्चन नंबर 3। 3 हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 में देखो करना क्या है, पर मैं बता देता हूँ 3 को भी। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, ठीक है? तो कोई भी एक, मान लो ये कर्व है, इसकी इक्वेशन तुम्हें दी गई है, ठीक है? मान लो ऐसा कर्व हो सकता है, किस तरीके का कर्व हो, और जो पार्टिकल है वो इस कर्व के ऊपर चल रहा है, ठीक है? इस कर्व के ऊपर पार्टिकल चल रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि जिस रेट से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसी रेट से x कोऑर्डिनेट चेंज हो, ऐसा तुम्हें पॉइंट पता करना है, ठीक है? तो ऐसा पॉइंट पता करना है जहां पे अगर तुम x को चेंज करते हो तो x में चेंज हो जाएगा dx, तो y में भी चेंज उतना ही होना चाहिए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का सीधा मतलब ये हो गया कि x में चेंज उतना ही हो और y में भी चेंज उतना ही हो, यानी कि dx और dy बराबर होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब यहाँ पे ये कि dy बाई dx, ठीक है, 1 के बराबर होना चाहिए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो थर्ड को तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1 करते हुए, ठीक है? तो अगर मैं dy बाई dx इसका निकालूं, तो अगर मैं थर्ड में dy बाई dx कैलकुलेट करूं, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 4/3, 3x² हो जाएगा, ठीक है? और dy बाई dx 1 के बराबर होना चाहिए। तो 3 3 तो कट गया यहाँ पर ये, और x² हो जाएगा 1/4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 1/2, क्योंकि प्लस 1/2 को स्क्वायर करोगे तब भी 1/4 होगा, और माइनस 1/2 को स्क्वायर करोगे तब भी 1/4 होगा, ठीक है? तो जब भी कोई इक्वेशन ऐसे लिखी रहती है x² इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब है कि x नेगेटिव पॉजिटिव दो यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। बस तुम्हारे पास में x आ गया, अगर तुम y निकालना चाहते हो तो x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो। तो x के दो वैल्यू पुट करोगे, उससे y की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो तुम्हें वो लोकेशन मिल जाएगी जहां पर ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। 3 के बाद में 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि sand is pouring from a pipe at the rate this। तो किसी पाइप से सेंड इस रेट से आ रहा है, और ये जो तुम्हें यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम पर सेकंड हो गया, तो एक सेकंड में इतना वॉल्यूम सेंड का गिराया जा रहा है, ठीक है? द फॉलिंग सेंड फॉर्म्स अ कोन। कौन बन रहा है इससे? ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6। तो कॉन की जो हाइट है वो 1/6 है ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग। जो सैंड कॉन बन रहा है यहाँ पे, उसकी हाइट किस रेट से बढ़ रही है? क्योंकि लगातार सैंड आता जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो हाइट बढ़ रही होगी। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जिस टाइम पे हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो जैसे मान लो इस तरीके का अगर यहाँ पर एक कोन है, सपोज दिस इज कोन, ठीक है? यहाँ पे ये दिया हुआ है, और ये रेडियस हो गई इसकी, और ये हाइट। तो रेडियस और हाइट में यहाँ पे रिलेशन क्या है कि जो हाइट है वो रेडियस का 6th पार्ट है, ठीक है? r/6, ठीक है? ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, ठीक है? 1/6 ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का 1/6 है, 1/6 है हाइट। इसका वॉल्यूम यहाँ पर, तो वॉल्यूम होता है कितना? तो 1/3 पाई r² इंटू एच होता है वॉल्यूम, ठीक है? दिस इज द वॉल्यूम। तो इसमें यहाँ पर ऐसा करो कि एच की जगह पे r/6 रख लो, ठीक है? एच की जगह पे r/6, तो 1/3 पाई, या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि r की जगह पर इसमें h रख लो यहाँ पे,
ठीक है, कैसे भी कर सकते हो इसको। तो आर की जगह पे मैं एच ही रख देता हूँ इसमें, ठीक है। तो आर को यहाँ पर अगर तुम रिप्लेस करोगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6h। तो आर की जगह पर मैं यहाँ पर 6h रख देता हूँ। तो 1/3 पाई, आर की जगह पे 6h रखा तो 6h का स्क्वायर क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, तो 36/3, 36/3 कितना हो जाएगा, 12, तो 12πh3। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम तुमने हाइट के टर्म्स में निकाल लिया। अब तुम्हें इससे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12π। अब देखो एच क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो एच क्यूब का होता है 3h², और इसके बाद में dh आएगा, और dt से, जैसे इधर में dt है तो इधर भी dt आ गया, तो 3h² dh/dt। इस तरीके का हमने किया हुआ है डिफरेंशिएशन। तो 3h² dh/dt। अब देखो अल्टीमेटली तुमसे dh/dt पूछा गया, तो dh/dt निकालो। dv/dt कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। तो dv/dt दिया हुआ है 12, तो दोनों साइड से 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। dh/dt वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो dh/dt इज, ये सब कुछ नीचे चला जाएगा, 3πh² वगैरह सब नीचे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में तुम्हें dh/dt निकालना है, और h उस टाइम पे कितना है, तो h उस टाइम पर कितना है, 4। तो 3π4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/48π, और आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 समझ में आ गया। फोर्थ में कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले में हमने आर और एच को आपस में यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। तो पूरा फॉर्मूला हमने एच के टर्म्स में लिख दिया, और मैंने एच के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि हमसे हाइट के बारे में पूछ रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी के टर्म्स में फॉर्मूले को ले आए। तो इस पूरे फॉर्मूले को हमने एच के टर्म्स में लिख दिया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद में अगला है 9। 9 से पहले है किसी का कोई सवाल, 9 से पहले। 9 से पहले कोई नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फिर। तो 9 क्वेश्चन नंबर, स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। थोड़ा इसमें काइनेमेटिक्स आ गया, लेकिन फिर भी हो जाना चाहिए हमसे। वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी दिस मच, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मूव्स एज पर द इक्वेशन दिस, where s is the distance from the starting point, then the value of the velocity and acceleration at t is equal to 3 सेकेंड respectively। तो वैसे इसमें ये बताया नहीं है कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस यूनिट में है, क्योंकि यहाँ तो फिट में बात कर रहे हैं ना, वेलोसिटी वगैरह फिट में है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बताया नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फिट में ही दिया हुआ है। ये जो 112 वगैरह, ये जो भी डिस्टेंस यहाँ से आएगा वो डिस्टेंस फिट में आएगा, और टाइम तो सेकंड में रखना पड़ेगा यहाँ पर इसको। तो s इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। तो हमने थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है ना कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं इस तरीके से, ds/dt, ठीक है। तो ds/dt कर देंगे, ये वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है। तो ये दो चीजें हमको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ऊपर देखो दिया भी है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ भी है, ठीक है। बस अब देखो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो, यहाँ पे क्या आता है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यही कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर 112 के साथ में t है, तो t का 1 हो जाएगा, तो 112 बचेगा सिर्फ। और यहाँ पे 16t² है, तो इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 32t। इसमें तुम ऐसा करो कि, और इसमें यहीं से दिख रहा है तुमको कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है। अगर तुम t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो v का आंसर कितना आ जाएगा, 112। तो ये यहाँ से भी आ गया, इसको देने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे दे दिया इसने, फिर भी कोई बात नहीं। वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 3 पर। बस अब यहाँ पे क्या करना है, t इज इक्वल टू, पहले एक्सेलरेशन में निकालता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन किया dv/dt, तो 112 का 0, और ये 32 t का हो गया 1, तो -32। तो वेलोसिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 112 -32, किस टाइम पे निकालना है, t इज इक्वल टू 3।
तो 96 माइनस कर लो तो 16 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन तो -32 में से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें टी का टर्म नहीं आ रहा है, तो टी इज इक्वल टू 3 पर भी एक्सेलरेशन वही रहेगा। ठीक है, 9 क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं? 9 इज क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो ग्रेडियंट वर्ड आ रहा है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का तुम्हें रेट ऑफ इंक्रीज देखना है एक्स के साथ में। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग, तो ग्रेडियंट यानी कि तुम्हें स्लोप का रेट ऑफ इंक्रीज देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, इसको डीएम बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, और यही चीज y का डबल डिफरेंशिएशन भी होता है, तो d2y/dx²। तो इसको तुम 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, तो अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx ये कितना आ जाएगा, तो 3x² हो जाएगा। 3x² का मतलब 6x²। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 12x। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि x के साथ में यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, बस ये। ठीक है, k टाइम्स एज फास्ट एज x, तो यहाँ पर बस k का कॉफिशिएंट तुमको लिख लेना। तो k का, सॉरी, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 12। तो k का आंसर यहाँ पर हो गया 12 के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद और कोई सवाल है किसी का? और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन किसी का? 11, 12, 13, 14, 15 पूछना है कोई? क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 में ये एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यहाँ पे ला रहा है इसमें, और उसने बता दिया कि एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कैसे होता है, d θ/dt। तो तुमको थीटा, ये जो थीटा दिख रहा है, इस थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, वाई यहाँ पे दिया होता है, इधर कुछ एक्स का दिया होता है, x², 2x वगैरह कुछ ऐसे दिया होता है, वैसा ही है। तो यहाँ पे वाई की जगह पे थीटा आ गया, टी के एक्स की जगह पे टी आ गया। तो वाई की जगह थीटा है, एक्स की जगह पर टी है यहाँ पर। तो बस डिफरेंशिएट करो इसमें, तो सीधा सीधा है, तो d θ/dt कितना आएगा, 2t + 3, और t इज इक्वल टू 5 पुट कर लो। ठीक है, तो 13 आ जाएगा आंसर। हाँ, पुली वगैरह ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर आएगा ये। जैसे तुम लोगों ने जैसे ये देखा होगा, कहीं पे घिरनी देखी है इस तरीके से, कई बार ये जो कुएं होते हैं, वेल होता है, कुएं से पानी खींचने के लिए कई बार तुमने देखा होगा घिरनी से लगी रहती है, रस्सी आती है उसके ऊपर ऐसे। ठीक है, बाल्टी यहाँ से खींच रहे हो ऐसे पकड़ करके, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं पुली। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दिस इज नॉन एज पुली। यहाँ पे रस्सी रहती है, खींच रहे हो इसको। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो बहुत जगह पुली, अभी जैसे हम लोग मैकेनिक्स में एंटर करेंगे तो पुली पुली बहुत देखने को मिलेगा तुम्हें वहां पर। ठीक है, तो पुली जो है ना, यहाँ पर ये पुली घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो पुली इज रोटेटिंग। तो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, मतलब इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है, चलो, और किसी का कोई सवाल है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, कंप्लीट मान लें इसको अब। ठीक है, तो हम लोग अब जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन और इन सब का देख रहे थे कि इसका मैक्सिमम मिनिमा ये सब किस तरीके से यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। अब कुछ और सवाल हम लोग मैक्सिमम में करते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ एक, और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड
two positive number such that their sum is 12 and their product is maximum। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ के समझो जरा क्या है। चलो इसको देख लेते हैं ना किस तरीके से हमें करना है यहाँ पे अप्रोच इसको। आंसर ठीक है, 6 and 6 आएगा। और वैसे भी ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसमें बहुत सिमेट्री है, तो सिमेट्री से हम लोग बता सकते हैं कि 6 and 6 दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर, ये टू पॉजिटिव नंबर जो भी हैं, तो जैसे मान लो एक नंबर x और एक नंबर y है। सपोज अगर मैं एक नंबर x बोल दूं कि एक नंबर x दूसरा नंबर y है, तो दोनों नंबर के अलग अलग होने का कोई, यानी कि कोई कॉमन सेंस नहीं बनता। कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों नंबर जो होने चाहिए बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग बढ़िया से मैथमेटिकली सॉल्व भी कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालते हैं इसको। तो सपोज यहाँ पर ये जो दो नंबर हैं वो x और y है, x प्लस वाई, ये मेरे को कितना दिया गया 12, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। z यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है। तो तुम्हें x और y ऐसा सेलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। जैसे मान लो तुमने x को अगर 2 ले लिया तो y 10 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। अगर तुमने x को 3 ले लिया तो y 7 हो गया, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कराना है, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। ऐसा एक्स और वाई लो, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है। अगर तुम 4 लोगे, 7 और 3 तो 10 ही होगा। सॉरी 7 और 3 ले लिया क्या, 9, ठीक है 9 होगा ना। तो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 8 ले लो तो 32 हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स और वाई लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व मैथमेटिकली हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो अब देखो बढ़िया से इसको समझो कि तुम्हें मैक्सिमाइज किसको कराना है, तुम्हें मैक्सिमाइज जेड को कराना है, ठीक है। तुम्हें मैक्सिमाइज जेड को कराना है और तुम एक्स और वाई को चेंज कर सकते हो। तो एक्स और वाई को चेंज करो जिससे कि इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि जेड, जेड मैक्सिमम हो। अब तुम्हें देखो जेड को मैक्सिमम कराना है। जैसे डीवाई बाई डी एक्स हम लोग जब निकालते हैं, डीवाई बाई डी एक्स में क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम देखते किसका है, मैक्सिमम मिनिमम किसका देखते हैं, वाई का। वाई यहाँ पर वाई का मैक्सिमम मिनिमम देखा जाता है, ठीक है। चेंज किसको करते हैं, एक्स को। तो हम एक्स को चेंज करते हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वाई में चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई में चेंजेस करेंगे, और एक्स और वाई में चेंजेस करके हम ये देखेंगे कि जेड में जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, तो दो वेरिएबल से हम लोग थोड़ा सा मुक्ति यहाँ से पा सकते हैं।
दो वेरिएबल से यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट? हमें यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई तुम कुछ भी लो, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो तुम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि एक्स, वाई को यहाँ से हटा दो, वाई क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। तो जेड इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बिल्कुल ये सीधे सीधे क्या बन गया कि तुम x ऐसा चूज करो जिससे z यहाँ पर क्या हो जाए? मैक्सिमम। और ये पैराबोला है, वैसे भी दिख रहा है ना, पैराबोला, ये दिस इज पैराबोला। और ये पैराबोला कैसा है? ये वाला पैराबोला है कि ये वाला पैराबोला है? फर्स्ट और सेकंड कौन सा पैराबोला है? विच पैराबोला इज दिस? फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। तो कौन सा पैराबोला आएगा यहाँ पर? ये क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, फर्स्ट पैराबोला है ये। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो इसलिए ये वाला पैराबोला आएगा, इसके अंदर मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो इस पैराबोला के अंदर मैक्सिमा आएगा। तो बस इसको तुम डिफरेंशिएट कर लो dz बाई dx। तो 12 माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू 6। अगर x 6 के बराबर आ गया तो इसे से डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आएगा, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा 6 इंटू 6 36। अभी मैंने जो 3 एग्जांपल लिए थे यहाँ पे कि x को 4 ले लो, y को 8 ले लो, कितना आ गया? 32 आ गया। तुम देखोगे कि हमेशा ये 36 से कम ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट आ सकता है वो कितना आ सकता है? 36। 36 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई इसमें। वैसे कई सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं पूरी लैंग्वेज लिखने की बजाय ऐसे लिख देता हूँ कि इफ x plus y is equal to 12, then find maximum value of एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर ये पता करना है आपके बार। टू 56। ठीक है, देख लेते हैं। तो ठीक है, कई लोगों का आंसर आ रहा है 256। तो अगेन वही प्रोसीजर है, इसको जेड मान लो, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जेड की वैल्यू सपोज है एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें जैसे y को यहाँ से हटा दो, तो y को हटाओगे तो क्या लिखोगे? 12 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख लोगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर तुम इसको थोड़ा आसान बनाना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि x को यहाँ पे कर लो, ठीक है, x को हटा दो तो 12 माइनस वाई हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा इजी होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है।
तो किसी को भी हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो। अब इसके बाद तुम क्या करो, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम कराना किसको है, जेड का मैक्सिमम मिनिमम कराना है। और तुम चेंज किसको कर सकते हो, वाई को चेंज कर सकते हो। तो वाई को चेंज करोगे तो जेड कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज देखनी है इसके अंदर। तो इट इज डी जेड अपॉन डी वाई। तो क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 24y माइनस 3y² दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें मैं एक चीज यहाँ पे देना भूल गया। ये x एंड y पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। हम नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं रहे, अदरवाइज तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में तो किसी को तुम नेगेटिव पॉजिटिव करा लो, ठीक है, तो वैसे भी हो जाएगा। तो हम सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर ये 24y इज इक्वल 3y²। यहाँ से देखो y की क्या क्या वैल्यू आएगी, ये कैंसिल कर लो। तो 8y इज इक्वल टू y²। बताओ यहाँ से y की क्या क्या वैल्यूज आएंगी इस इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन से y की कौन सी वैल्यूज आएंगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन y की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0 एंड 8, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ से y की दो वैल्यू मिलेंगी। हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करा देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कट नहीं कराएं तो इसको तुम ऐसे सॉल्व करोगे, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y के दो वैल्यू आएगी 0 और 8, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये कट करा देने से ना हम लोग एक सॉल्यूशन छोड़ देते हैं। तो ये जो कटिंग वटिंग है ना, वो हम लोग को बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल को अगर हम कट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कटिंग करनी चाहिए उसकी। यहाँ पर उससे एक सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। जैसे जल्दबाजी हमने किया, ये हटा दिया तो 8 इज इक्वल टू वाई हो गया, बस एक ही सॉल्यूशन आया, लेकिन यहाँ पे दो सॉल्यूशन थे। अब देखो जो दो सॉल्यूशन आए हैं इसमें से ऑब्वियस है कि हम जीरो को तो नहीं लेंगे। अगर हमने वाई को जीरो ले लिया तो खेल खत्म हो गया हमारे लिए। तो फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है कि जीरो हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू टेक जीरो। क्यों नहीं लेना है, वो हमारे पास में उसका लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो वाई कांट बी जीरो, अदरवाइज x² इज इक्वल टू 0। तुम तो मैक्सिमम निकालने चले थे, तुमने तो इसको जीरो करा दिया, ठीक है। तो जीरो नहीं करना है तुमको इसको। तो तुम y को यहाँ पर 8 ले लो, ठीक है। y को 8 लिया तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा फिर। अब उसके बाद तुम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो z की मैक्सिमम वैल्यू xy², 4 इंटू 8²। तो 4 इंटू 64, ठीक है, 256। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं पे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पर ऐसे इसमें बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सवाल भी बनते हैं, ठीक है। x इंटू 12, सर इंटू 12 नहीं ले सकते, मतलब क्या हुआ इसका, इंटू 12 नहीं ले सकते इसका मतलब। सर एक्स को 12 नहीं ले सकते हैं सर। तो x 12 आया कहाँ है, x को 12 लोगे तो y जीरो हो गया ना फिर। तो तुमने मैक्सिमम कहाँ निकाला। तुम्हें तो क्या चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू x y² चाहिए। तो जीरो से बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्या, जीरो से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है इसकी। वो तो हम बिना डिफरेंशिएशन के बता सकते हैं कि जीरो से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। अगर तुमने x को 12 ले लिया तो y जीरो हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ये। बिना डिफरेंशिएशन के भी तो हमको दिख रहा है ना कि अगर मान लो कोई x को 6 ले ले, y को भी 6 ले ले, तो जीरो से तो बड़ा ही आंसर आएगा उसका। 6 इंटू 6 का स्क्वायर जीरो से बड़ा ही हो गया, 216। अच्छा, कई लोगों ने 216 भी आंसर निकाला था इसका। हाँ, मैं ऊपर अगर जाऊं तो 216 भी आया था कुछ लोगों का, नीरज का आया था आंसर। यहाँ पे बराबर नहीं आया, यहाँ पर है ना, यहाँ पे बराबर नहीं आया 6। पिछले सवाल में क्या था, बराबर आ गया था। पिछले सवाल में बराबर आया था। थोड़ा सा तुम यहाँ पे देख सकते हो ना कि जैसे पहले वाले सवाल में क्या था, एक्स और वाई का वेटेज बराबर है। वेटेज कहो तो दोनों की पावर बराबर है, ठीक है। किसी को ज्यादा वेटेज नहीं मिला यहाँ पर इसके अंदर। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो किसी को ज्यादा वेटेज नहीं है यहाँ पर इसमें, दोनों का वेटेज बराबरी का है।
इसीलिए 6 और 6 आ गया। लेकिन अब के बार यहाँ पे क्या है, अब के बार y का वेटेज ज्यादा हो गया ना, इसीलिए अगर हम इसको मैक्सिमाइज कराना चाहते हैं तो y को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब के बार अगर हम y को थोड़ा सा ज्यादा की तरफ ले जाएं तो अब के बार वहां से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अब के बार 6 और 6 से मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। अब के बार y ज्यादा हो जा रहा है, तुम अगर ध्यान दो इसमें तो y ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और x कम आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि y का वेटेज अब के बार यहाँ पे बढ़ा हुआ है, क्योंकि y पे स्क्वायरिंग आ रही है, इसीलिए y ज्यादा होने से मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर ये। और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दो यहाँ पर, वैसे 12th में तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, वहां पे एक टॉपिक आएगा लास्ट में, डिफरेंशिएशन के लास्ट में आएगा, जिसको बोलते हैं एओडी। एओडी होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, जो ही बोलना है बोल दो। एक तरीके से हम लोग वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी जो ये सब सवाल मैंने लिए है ना, इस तरीके के सवाल, तुम 12th की बुक में देख सकते हो, ऐसे सवाल दिए हुए हैं। 12th की जो तुम्हारी बुक होगी मैथमेटिक्स की, उसमें ये ऐसे सवाल ये सब दिए हुए हैं। कुछ सवाल मैंने डायरेक्टली वहां से भी लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो वाई और एट में जो रेशो है वो रेशो क्या है, व्हाट इज द रेशो वाई एंड एक्स, वाई और एक्स का रेशो यहाँ पर क्या आया है इस वाले सवाल में, वाई और एक्स का क्या रेशो है, 2:1 है, ठीक है। वाई बाई एक्स यहाँ पे क्या है, 2:1 है। क्या यही रेशो इनके पावर्स का है, क्या यही रेशो इनके पावर्स का है? यस, ठीक है। कुछ दिख रहा है आपस में तालमेल, कि जो रेशो इनके पावर्स का है वही रेशो एक्स और वाई का भी आ रहा है। ऊपर भी देख लो चाहे से, जो रेशो इनकी पावर का है, इनकी पावर का रेशो क्या है, 1:1। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज में भी रेशो क्या बन रहा है, 1:1, ठीक है। तो जितना वेटेज है उस वेटेज के अकॉर्डिंग एक्स और वाई बट रहे हैं। यहाँ पे आधा आधा बट गया, और यहाँ पर एक्स और वाई इस रेशो में बटा, एक्स 1 है तो वाई यहाँ पे एक तरीके से 2 हो गया, ठीक है। इस 1:2 में बट गया ये। अच्छा, चलो मैं तुम्हें इसमें अगर ये दूं, मान लो एक्स वाई क्यूब दे दिया जाए, तब तुम्हारे हिसाब से एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी जिसके लिए एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम हो जाए। अगर मैं एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम कराना चाहता हूँ तो बताओ क्या क्या हो जाना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आनी चाहिए इसी लॉजिक से, फॉर एक्स वाई क्यूब एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू आएंगी। तो प्रणव का आंसर सही है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9। तुम इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। 3 और 9 आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9, ये रेशो भी 1:1:3 हो जाएगा, ये रेशो भी, और पावर का रेशो भी 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3, 9, वेरी गुड। तो तुम चाहो तो बाद में इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा, और हम लोग आगे बढ़ करके इसको समझ लिया हमने इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वेटेज ज्यादा है इसका, तो इसीलिए अब के बार ये ज्यादा लेके जाएगा, ये ज्यादा नंबर लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, है ना। ज्योमेट्री का कुछ कुछ यहाँ पे यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगेगा क्वेश्चन, लेकिन करेंगे हम इसको। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर which can be inscribed in the sphere of radius r। ठीक है, जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए सोच लो इस पे, फिर करते हैं इसको ना।
अगर क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर ये स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर बनाना है। इस स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर बनाना है। अब सिलेंडर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बन सकते हैं बनने को। कोई सिलेंडर इस तरीके का बना सकता है, सॉरी, ठीक है, किस तरीके का सिलेंडर बन सकता है, कोई इस तरीके का सिलेंडर बना सकता है। इन सभी के वॉल्यूम अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम के सिलेंडर्स बना सकते हैं बहुत सारे। तो इनमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला सिलेंडर, ठीक है, उसका वॉल्यूम बताना है हमें। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मैं एक अलग डायग्राम बना लेता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर एक सिलेंडर फॉर्म कर लेते हैं पहले। तो मैंने एक रैंडम सिलेंडर इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो सपोज एक कोई भी यहाँ पे रैंडम सिलेंडर है, इस सिलेंडर को यहाँ पर इसने फॉर्म कर लिया। फिक्स क्या चीज है, व्हाट इज फिक्स हियर? ठीक है, फिक्स यहाँ पर है इस स्फेयर का रेडियस। रेडियस यहाँ पर गिवन यानी कि फिक्स है ये, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करें तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बड़ा करते जाओ रेडियस को, तो हमारा जो भी सिलेंडर है यहाँ पर वो भी उसका वॉल्यूम भी बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज फिक्स है। हमें यहाँ पर इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर निकालना है इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करने का तरीका, तो ये हो गया सिलेंडर की एक्सिस। सपोज ये हो गया स्फेयर का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। तो थोड़ा सा सिमेट्री वगैरह का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर रेडियस कितनी दी हुई, रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी इसकी, स्फेयर की रेडियस हो गई है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल अज्यूम करता हूँ। ठीक है, सपोज मान लो कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस एंगल इज थीटा। घबराने की बात नहीं है यहाँ पे, बस हम लोग सीख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडियस आर है, इसकी स्फेयर की रेडियस है ये। और अब देखो यहाँ पर अगर जैसे मान लो ये सेंटर है, अगर तुमने ये वाला, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला, तो अगर मैं इस सिलेंडर को लेता तो ये सेंटर है स्फेयर का, ये वाला एंगल इतना आता। ठीक है, ये वाला एंगल इतना आता। अब मैंने अगर दूसरा इस यहाँ पर लिया, ये वाला सिलेंडर लिया, तो एंगल ये हो गया। तो तुम हमेशा यहाँ पर देखो कि ये एंगल क्या होता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। जब मैं यहाँ पर सिलेंडर ले रहा हूँ तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बदल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटर, तो कभी तुम यहाँ पर लेते हो, कभी तुम इस तरीके से करते हो, कभी तुम ऐसे करोगे यहाँ पे। तो सबके लिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अलग अलग आएगा। तो ये एंगल हमारे लिए यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐसा एंगल निकालना होगा, एक ऐसा एंगल थीटा निकालना होगा जिसके लिए यहाँ पर ये वॉल्यूम मैक्सिमम आए। तो इसका वॉल्यूम क्या कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, उस फॉर्मूले में क्या क्या आता है? तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है, सभी को फॉर्मूला पता है यहाँ पे। तो पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। तो कोई बता सकता है कि जो सिलेंडर मैंने यहाँ पे लिया है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है? ट्राई करो जरा, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस डायग्राम में।
तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज अभिषेक आर साइन थीटा, यस वेरी गुड। आनंद का भी आर साइन थीटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कई लोगों ने लिख दिया आंसर। तो देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है सभी को। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑब्वियस है कि हाइपोटेनस है, और ये तुम्हारा यहाँ पर ये, तो ये चीज तुम कैलकुलेट कर लोगे तो थीटा के जस्ट सामने यहाँ पर ये, तो ये साइन थीटा आएगा इसके साथ, है ना। इसके साथ साइन थीटा आएगा। अगर हमने ये निकाला होता तो इसके साथ कॉस थीटा आता। तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, वेरी गुड। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर? ये जो हाइट है इसकी, ये हाइट है। 2r cos थीटा, यस वेरी गुड। तो 2r cos थीटा, तो ये है r cos थीटा। इसी तरीके से ऊपर भी r cos थीटा आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट है वो हाइट यहाँ पर हो जाएगी 2r cos थीटा हाइट। तो बस सब कुछ तुम्हारे पास है यहाँ पर। अब तुम्हारे पास में इसकी रेडियस है, तुम्हारे पास इसका हाइट है। बस अब करना क्या है, अब करना है कि वॉल्यूम लिख दो इसका। तो इसका वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। पुट किया यहाँ पर, तो पाई रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हाइट यहाँ पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2r cos थीटा। तो थोड़ा सा इसको सही कर लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई r³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज किस चीज को कराना है, हमें मैक्सिमाइज कराना है वॉल्यूम को। ठीक है, और हमारे पास वो कौन सा पैरामीटर है जिसको हम बदल रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज को हम बदल रहे हैं यहाँ पे, वो बदलने वाली चीज यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर के लिए क्या चीज बदलेगी यहाँ पर, बताओ। थीटा। ठीक है, मैं थीटा चेंज करता जाऊंगा, सिलेंडर चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम, अब देखो अभी फिलहाल ज्योमेट्री जो है ना वो दूर चली गई। ठीक है, हमने ज्योमेट्री का यूज करके ये एक्सप्रेशन बना लिया। और एक बार ये एक्सप्रेशन बना लिया तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसका बन गया यहाँ पर, कैलकुलस। ये प्रॉब्लम कैलकुलस का बन गया, मैक्सिमा मिनिमा का बन गया। तुम्हें इसको मैक्सिमाइज कराना है। ठीक है, तुम्हें इसको मैक्सिमाइज कराना है, और चेंज किसको करना है, थीटा को। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल फंक्शन नहीं है। सिंपल फंक्शन होता तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ऐसे फंक्शन का तो हमने किया था ना, a sin x प्लस b cos x, इस तरीके के फंक्शन सब कुछ कुछ हमने किया था, लेकिन ये उनसे अलग है ये। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे नहीं बता पाओगे। तो सीधे सीधे नहीं बता पाएंगे तो ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे dv बाई डी थीटा। ठीक है, लेकिन डी बाई डी थीटा करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं, फंक्शन को थोड़ा सही कर लेते हैं, जिससे कि इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा आई थिंक ईजी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं ले लेता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे को मैं यहाँ पर cos थीटा के टर्म में ले आता हूँ, तो 2 पाई r³ cos थीटा माइनस cos³ थीटा। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इट, तो dv बाई डी थीटा, तो dv बाई डी थीटा किया तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 2 पाई r³। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे जरा डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आता है अगले टर्म का डिफरेंशिएशन करो, cos³ थीटा का, cos³ थीटा का डिफरेंशिएशन करो। -3 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यस वेरी गुड। ठीक है, तो कर पा रहे हैं इसको पहले। तो cos³ थीटा है ना, तो cos³ थीटा है, तो पहले यहाँ पर इसका करेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में cos थीटा था, cos थीटा का क्यूब था ये, तो cos थीटा का फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस आएगा एक्स्ट्रा यहाँ पर, है ना।
तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा फिर, ठीक है। तो अगला टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 0 के बराबर करना है। तो इसको 0 के बराबर करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर या तो साइन थीटा 0 हो जाए या फिर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 हो जाए, ठीक है। तो बताओ किसको 0 करोगे, साइन थीटा को 0 करोगे या इसको 0 करोगे, सेकंड वाले को, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसको 0 किया जाए? साइन थीटा को 0 करना कुछ यहाँ पे सही है क्या, ये फिजिकली अच्छा है क्या ये? सेकंड वाले को 0 करेंगे ना, साइन थीटा को 0 करने से तो थीटा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो गया, खेल खत्म हो गया। यहाँ पर देखो थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा 0 होने का मतलब है कि सिलेंडर का ये वाला पॉइंट, सिलेंडर का ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो सिलेंडर का ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया तो एक लाइन बन गया सिर्फ यहाँ पर, ये तो ये सिलेंडर कहाँ बना, सिलेंडर बनने के लिए थीटा कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो थीटा 0 जो है वो बेतुका है, ठीक है। अब ये तो क्या है, मैथमेटिक्स है, तो तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद ये कर दिया, लेकिन तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ आ रही है ये चीज़ फिजिकली सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, इसका फिजिकली कोई मीनिंगलेस है, ये दिस इज मीनिंगलेस, फिजिकली इट इज मीनिंगलेस। तो हम लोग इसके साथ में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 कॉस थीटा 1/√3, ठीक है। कॉस थीटा 1/√3, और एक बार कॉस थीटा आ गया तो वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। कॉस थीटा आ गया तो इससे तुम साइन थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा 1/√3 है तो 1√3 ये √2 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या बना था यहाँ पे, 2πr³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो सबको रख दो यहाँ पे 2πr³। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/3, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ये, कॉस थीटा कितना है 1/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3√3 पाई πr³। तो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। किसी को अगर कोई कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ इसमें। स्टेप्स क्लियर हैं सभी को? तो हमें कई बार ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम दी जाती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे, ज्योमेट्री बना लेंगे, और उसमें हम लोग अपने मन से एक पैरामीटर ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्या लिया है, थीटा। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल चीज होती है, ठीक है, ये वेरी करता रहता है, और इस पैरामीटर के टर्म में हम लोग वो चीज लिख लेंगे जिसको निकालना है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना था तो हमने वॉल्यूम इस पैरामीटर के टर्म में निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद में अगला काम तो क्या है, एक बार मैथमेटिकल फंक्शन बन गया तो मैथमेटिकल फंक्शन बनने के बाद में जस्ट इसे डिफरेंशिएट कर देना होगा, ठीक है। चलो एक सवाल और मैं इस तरीके का दे रहा हूँ, उसको ट्राई करके देखो। अब की बार ज्योमेट्रिकली मुझे लगता है कि थोड़ा सिंपल होगा जो हमने अभी किया है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area, ठीक है। डायरेक्टली एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स की बुक से लिया हुआ सवाल है ये। तो so that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। तो अब इसके अंदर तुम रेक्टेंगल बना सकते हो बहुत सारे। ठीक है, कैसे बना सकते हो रेक्टेंगल? कोई इस तरीके का रेक्टेंगल बना सकता है। ठीक है, कोई इस तरीके का रेक्टेंगल बना सकता है। बन जाएंगे ऐसे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकते हो। और इन रेक्टेंगल का एरिया भी अलग अलग आएगा। जैसे इस रेक्टेंगल का एरिया कुछ और आएगा। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल बनाया इसके बाद में इसका एरिया कुछ और आएगा। तो इसका कहना ये है कि जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाए। जब तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाओगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाओगे, तो कोई ना कोई रेक्टेंगल ऐसा होगा जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर आएगी। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो इसका कहना यह है कि जो एरिया उस स्क्वायर का होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यानी अगर इस रेक्टेंगल का एरिया लो तो इस रेक्टेंगल का एरिया कम होगा, और अगर मान लो ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा और मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा इसी का होगा। फिक्स्ड सर्किल का मतलब है कि इसका रेडियस फिक्स्ड है। रेडियस कुछ भी मान लो आर है यहाँ पर। आर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट, फिक्स्ड कह लो, कुछ भी कह लो इसको। पहले हमने अभी स्फेयर वाला सवाल किया था, उसमें भी रेडियस क्या था? फिक्स था ना। तो अगर हम रेडियस को फिक्स रखें, रेडियस को चेंज ना करें, तो अगर एक स्क्वायर बनाए तो स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? अब अगली चीज है कि इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करोगे? सोचो जरा। एक तुम्हें कोई ना कोई पैरामीटर यहाँ लेना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल बना लो, एक रैंडमली बना लो, रैंडमली एक रेक्टेंगल बना लो, और देखो कैसे कर सकते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। तो मैं एक रैंडम डायग्राम यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके अंदर। कभी भी डायग्राम ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे हमें गलत इंफॉर्मेशन मिले। तो हमेशा ट्राई करो कि जैसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाओ। खुद से स्क्वायर बनाएंगे तो वहीं से हमें लगने लगेगा कुछ कि कुछ और होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर पैरामीटर लेना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो साइड है ना, उस साइड को अज्यूम कर लेता हूँ। तो साइड इसके अज्यूम कर लेते हैं। मान लो इसको मैंने एल अज्यूम कर लिया, फिर मैंने इसको लेट से बी अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो एल और बी ये अज्यूम कर लिया। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है कि जो एरिया है, एरिया क्या होगा इसका? एल इंटू बी। इसको मैक्सिमाइज कराना है। ठीक है, लेकिन एल भी एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है। एल और बी में कोई रिलेशन होगा क्या? कोई बता सकता है एल और बी में कोई रिलेशन है? यहाँ पर क्या रिलेशन है एल और बी में? क्योंकि इसको एक सिंगल वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक सिंगल वेरिएबल में लाना चाहिए। एल और बी में कोई रिलेशन बता सकता है? कैसे निकाल सकता है?
किसी के माइंड में नहीं आ रहा एल और बी में रिलेशन? अब ये सिंपल ज्योमेट्री है ना, एल और बी में जो रिलेशन है वो ज्योमेट्री के थ्रू आएगा। कैसे आएगा वो, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आएगा। कुछ क्लिक हुआ यहाँ से? मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, अभी डायगोनल बनाया इसका। ये एंगल यहाँ पे कितना, 90 डिग्री है ना, ठीक है। और 90 डिग्री अगर सर्किल के किसी पॉइंट पे, सरकमफेरेंस पे अगर 90 डिग्री बनता है एंगल, तो अगर ये और ये मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बनता है सेमी सर्किल में। जैसे ये डायमीटर होना चाहिए, ये अगर डायमीटर है, यहाँ से अगर तुम ऐसे और ऐसे खींचते हो तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये पता है सभी को? सभी को पता है ये चीज? ये डायमीटर होगा और ये सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। इट इज नॉन टू ऑल, सभी को पता है ये चीज? ओके, चलो। तो अगर ये चीज पता है, ठीक है, अगर ये तुम्हें पता है यहाँ पे, तो अब उसके बाद में कुछ बचा नहीं है। ये यहाँ कहीं पर इसका ये सेंटर हो जाएगा इस सर्किल का, तो ये आर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका डायमीटर मान लेता हूँ, डायमीटर, या आर ही लेके चलोगे तो आर लेके चलो, कोई बात नहीं, चलो। तो ये हो जाएगा, रिलेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 2r है ना, 2r है तो 2r का स्क्वायर होगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम वैसे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया है, कि यहाँ पर बस है कि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो सम है वो कांस्टेंट है, और तुम्हें मैक्सिमाइज किस चीज को कराना है? तो मैक्सिमाइज कराना है एल बी को। यू हैव टू मैक्सिमाइज एल बी। अब देखो एल बी अगर मैक्सिमम होगा तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी वही रेशो मेंटेन हो रहा है ना, 1:1, 2:2 का मतलब भी वही 1:1। तो एल और बी की जिस वैल्यू के लिए एल बी मैक्सिमम होगा, उसी वैल्यू के लिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर मैक्सिमम होगा, उसी वैल्यू के लिए एल क्यूब बी क्यूब भी मैक्सिमम होगा, उसी वैल्यू के लिए एल फोर बी फोर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि सभी में जो पावर आ रही है, पावर का रेशियो जो आ रहा है 1:1 आ रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो कि मेरे को अगर एल बी को मैक्सिमम कराना है तो एल की क्या वैल्यू आनी चाहिए, बी की क्या वैल्यू आनी चाहिए, बता सकते हो डायरेक्टली बिना डिफरेंशिएशन किए, जो हमने अभी ऊपर सीखा उससे? या कि बता दो एल स्क्वायर की क्या वैल्यू आनी चाहिए, बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आनी चाहिए, जिससे कि एल बी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एरिया है एल इंटू बी, तो तुम्हें एल इंटू बी को मैक्सिमम कराना है। पावर का रेशो है 1:1। तो मैं कह रहा हूँ कि एल की जिस वैल्यू के लिए और बी की जिस वैल्यू के लिए एल बी मैक्सिमम होगा, उसी वैल्यू के लिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, उसी वैल्यू के लिए एल क्यूब बी क्यूब भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो बता सकते हो एल की क्या वैल्यू आएगी, बी की क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू मैं रखूँ यहाँ पर इसमें? और अगर पता नहीं चल रहा है तो इसको फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अगर पता नहीं चल पा रहा तुम्हें तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस। तो a इज इक्वल टू एल, और b की जगह पे क्या रख दोगे? b की जगह पे रख दोगे 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद में डी ए बाई डी एल करना होगा, एरिया को मैक्सिमाइज कराना है डी ए बाई डी एल। तो डी ए बाई डी एल करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले एल का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो एल का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट में ये चीज़ आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस आएगा, एल को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। एल को एज इट इज छोड़ दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन रूट एक्स है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स तो नहीं था वहां पे, क्या था? ये 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 12। इसका डिफ्रेंशिएशन सब कुछ 0 के बराबर कर दो, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा आगे? 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक माइनस आ रहा है ना,
उधर लेके चले जाओ प्लस हो जाएगा, तो उधर लेके चले गए दूसरे साइड, तो क्या बनेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r² माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये एल और यहाँ पर ये एल, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रूट हट जाएगा, 4r² माइनस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, और एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो एल स्क्वायर है वो 2r स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्क्वायर भी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर भी यहाँ पे 2r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का समेशन यहाँ पे 4r स्क्वायर है। इसका मतलब एल और बी बराबर हो गए, और कितना हो जाएगा √2r। एल और बी बराबर हो गए और कितना हो जाएगा √2r। इससे तुम एरिया भी निकाल सकते हो कि एरिया कितना आएगा, एल इंटू बी 2r स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे किया इसको? तो ये चीज है ना, जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना, उससे डायरेक्टली हमको दिख जाना चाहिए था कि अच्छा मेरे को इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम कराना है। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है वो सम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम है वो कांस्टेंट है। तो इसमें पावर 1 1 बन रही है ना, पावर 1 1 बन रही है, तो ये उसी तरीके से जाएगा, ये एल और बी बराबर ही आएंगे फिर, है ना। यहाँ से मेरे को दिख रही चीज, लेकिन मेरे को अगर मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो प्रूफ ये रहा, फिर इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को? इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो पैरामीटर है, पैरामीटर बी और एल लिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल के लिए बी और एल अलग अलग होंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बी और एल में रिलेशन निकाल लिया, बी और एल में ये रिलेशन निकाल लिया। पैरामीटर तो तुम यहाँ पे ये थीटा भी ले सकते हो, कोई चाहे तो ये थीटा भी ले सकता है एज ए पैरामीटर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल के लिए ये जो थीटा आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे मान लो किसी के लिए साइड ये वाली होगी तो उसके लिए थीटा ये वाला हो गया। ठीक है, किसी के लिए साइड ये वाली होगी तो उसके लिए थीटा ये हो जाएगा, किसी के लिए साइड ये वाली होगी तो उसके लिए थीटा ये हो जाएगा। तो सबके लिए ये थीटा जो आएगा वो अलग अलग आएगा। तो अगर इस थीटा को पैरामीटर ले लिया जाए तो इस थीटा को पैरामीटर लेकर के भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फटाफट एक बार मैं इसको कर देता हूँ, देख लेना इसको। अगर मैं इस थीटा को पैरामीटर ले लूँ, ठीक है, दिस थीटा इज पैरामीटर, तो तुम्हारा जो लेंथ, वो लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल टू 2r cos थीटा। जो विड्थ है b वो क्या हो जाएगा 2r sin थीटा। ठीक है, ये दिख जाना चाहिए आसानी से। यहाँ से मुझे लगता है कि और आसान हो जाएगा, इट्स वेरी इजी हियर। तो इसके बाद में मेथड नंबर 2 से अगर मैं चलूँ यहाँ पर, तो एरिया इज इक्वल टू एल बी। एल है यहाँ पे 2r cos थीटा और बी यहाँ पे क्या है 2r sin थीटा। तो एरिया इज 4r² sin थीटा cos थीटा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2r² 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा एक साथ आ रहा है यहाँ पे, तो 2 sin थीटा cos थीटा को वी कैन राइट व्हाट, sin 2 थीटा। अब देखो यहाँ से बताना बहुत आसान है, sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। तो A इज मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम sin 2 थीटा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है ना। ये कब होगा, जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा। साइन का जो एंगल है, एंगल यहाँ पे कितना है 2 थीटा, 2 थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, और थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अच्छा, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, मैक्सिमम एरिया इज, तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ से, ये 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा फिर 2r स्क्वायर, तो मैक्सिमम एरिया विल बी 2r स्क्वायर। ठीक है, वही चीज यहाँ से आई थी, मैक्सिमम एरिया थीटा 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री, थीटा है क्या यहाँ पर, व्हाट इज थीटा हियर, तो थीटा ये है, ये वाला एंगल है, और ये थीटा अगर 45 हो जाता है, ठीक है, ये भी 45 45,
तो ये 45 सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, स्क्वायर में, ठीक है। रेक्टेंगल में तो कुछ भी हो सकता है, ये 30 और ये 60 भी हो सकता है रेक्टेंगल के अंदर तो, लेकिन स्क्वायर के अंदर ये 45 होगा, ये 45 होगा। इस तरीके से ये जो डायगोनल है वो डायगोनल एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है वहां पर, ठीक है। समझ में आ रही बात ये कि थीटा 45 आ गया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर। तो थीटा 45 डिग्री, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है इस वाले मेथड में किसी को? ये ज्यादा इजी है यहाँ पर। कई बार टिग्नोमेट्री में जाकर के चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। कई बार उल्टा भी होता है, टिग्नोमेट्री में जाके चीजें टफ भी होती है समटाइम्स, ठीक है। तो ये हमने अलजेब्रिकली भी कर लिया और टिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर लिया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ से करीब करीब हमने ये खत्म कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में या तो अगर कुछ क्वेश्चंस करने होंगे तो करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक आध पार्ट कुछ करना है वो करके फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।